हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपकी चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी की एडमिट कार्ड दोस्तों आपके आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो आप देख लीजिए 18 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यूके ट्रिपल एस सी ने आपकी जो डेट है उसको निर्धारित कर दिया है और अब इसमें कोई भी संभावना नहीं है कि जो डेट है इसमें चेंजेस हो। सो फाइनली अब आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ ही दिन दोस्तों आपके रह गए हैं और उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर दोस्तों इसमें आपका ज़रूर मदद कर रही होगी। उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में दोस्तों हम आपको स्पेशल टॉपिक्स करवा रहे हैं जिनके आने की संभावना उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रहेगी। आज हम आपके लिए दोस्तों एक और मैराथन रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया क्लासेस हैं दोस्तों। सेकेंड यूनिट पर आधारित आपके लिए 100 प्रश्न दोस्तों हम लेकर आए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके आने की संभावना रहेगी परीक्षा में। तो आज है पार्ट नंबर 13। तो पूरी क्लास को देखिएगा। 100 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, लेकिन ये 100 नंबर का मॉडल पेपर है। पार्ट नंबर 15 मॉडल पेपर की सीरीज़ में पार्ट नंबर 15 है। एग्जाम क्रैकर में 13 क्लास है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। आपको क्या करना है, सही जोड़ों का मिलान करना है। आपके राइट साइड में यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए। तो आपने इसको दोस्तों क्या करना है, मिलाना है, सही मिलान। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टर्मेन की। तो टर्मेन ने स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का निर्माण किया था। तो ये एक कारक सिद्धांत है दोस्तों। अल्फ्रेड बिने हैं, चाहे टर्मेन की बात करें, स्टर्न की बात करें, तो ये बेसिकली एक कारक सिद्धांत से रिलेटेड होंगे। ओके। इसके बाद जब हम बात करेंगे थर्स्टन की, तो थर्स्टन का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा समूह कारक का सिद्धांत। स्पीयरमैन दोस्तों आपका द्विकारक का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का आपका दोस्तों क्या है, ये बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी से संबंधित है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए वाला 1 से जुड़ा हुआ है, बी का है 3, सी का है 4 और डी का है 2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर A1, B3, C4, D2 है। जो ये ए वाला है वो आपका 1 से जुड़ा हुआ है, बी वाला 3 से जुड़ा हुआ है, डी वाला 2 से जुड़ा हुआ है और सी वाला आपका 4 से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, इसमें से किसको नहीं जाना जाता है। अणुवादी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, साहचर्य सिद्धांत या फिर अनुकरण का सिद्धांत। तो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। अनुकरण का सिद्धांत दोस्तों इसको नहीं बोला जाता है। बाकी अणुवादी सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि खासकर सबसे ज़्यादा स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोला जाता है, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत इसको नहीं बोला जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन रचनात्मक बच्चों के लक्षण नहीं है। असंभव चीजों के बीच में संबंध, शीघ्र सोचकर समस्याओं को नवीन तरीके से हल करना, कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना, कल्पनाशील विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करना। तो ये इनमें से कौन सा क्रिएटिव जो चाइल्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन द टास्क। देखिए जो रचनात्मक बच्चा होगा तो वो समय व्यर्थ करेगा कार्यों में, तभी तो रचनात्मकता निकल कर आएगी ना। क्रिएटिविटी निकालने के लिए कार्यों पर समय देना पड़ेगा, तो कार्यों पर समय व्यर्थ ना करना, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ये आपका रचनात्मक बच्चों का लक्षण नहीं है, कार्य पर वो समय देते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जो जी है वो किसको इंगित करता है। तो स्पीयरमैन का द्विकारक का सिद्धांत है दोस्तों, ये अनुवांशिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेणीगत बुद्धि या फिर समूह बुद्धि। तो ये दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। सो इट रिप्रेजेंट सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, apart from the following aspects of intelligence have been addressed in Sternberg ट्राइआर्किक थ्योरी, यानी कि इसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो स्टर्नबर्ग का दोस्तों जो त्रितंत्र का सिद्धांत है यानी कि ट्राइआर्किक थ्योरी है, उसमें कौन कौन से 3 तंत्र है और जो नहीं है उसको आपने बताना है। तो संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक और अनुभाविक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रितंत्र में सामाजिक नहीं आता है।
सामाजिक बुद्धि नहीं आती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सामाजिक यानी कि सोशल इज द राइट ऑप्शन। बाकी संदर्भगत, अवयवभूत, अनुभाविक ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है त्रितंत्र में। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति कैसे प्रभावित होती है। एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स एजुकेशन इज अफेक्टेड बाय, वंशानुक्रम से, बुद्धि और वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण से। देखिए यहाँ पर हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बुद्धि और वातावरण से शिक्षा के प्रति छात्रों की जो अभिवृत्ति होती है वो प्रभावित होती है। तो बुद्धि और वातावरण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे, गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन है इस पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है, यानी कि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो किसके सेम सेंस में गिलफोर्ड ने यूज़ किया है, बुद्धि के, सृजनात्मकता के, बुद्धि और सृजनात्मकता के, या फिर में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेलिजेंस। तो जो अभिसारी चिंतन है उस चिंतन का प्रयोग दोस्तों ये बुद्धि के यानी इनके इंटेलिजेंस के समान अर्थ में किया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है। समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, या फिर उपरोक्त सभी। सो व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेलिजेंस। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, समायोजन करने की क्षमता बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है। इसके अलावा द एबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली इज कॉल्ड द, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस दोस्तों बोला जाता है। आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, उसकी क्षमता बुद्धि कहलाती है। अगला देखेंगे, आपके सामने दोस्तों यहाँ पर अगेन कुछ लेखक और उनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सब लिखा गया है और आपने क्या करना है बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें मिलाते हुए चलेंगे दोस्तों, जैसे कि बर्ट एंड वर्नन। तो बर्ट एंड वर्नन के द्वारा दोस्तों कौन सा दिया गया था, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत यानी कि हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी गई थी। स्पीयरमैन की बात करें तो दोस्तों इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था जिसमें सामान्य और विशेष कारक बताया था, कॉमन एंड स्पेशल फैक्टर। इसके बाद बी गार्डनर की दोस्तों हम बात करेंगे तो इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। एंड स्टर्नबर्ग के द्वारा दोस्तों बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत दिया गया था, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, सो ए के संग 2 हो जाएगा, बी के संग 1 हो जाएगा, एंड सी के संग 4 हो जाएगा और डी के संग 3 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन विल बी राइट। सो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला देखेंगे दोस्तों, गेस्टाल्टवाद, इसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है, स्किनर, बिने, वर्दीमर या फिर स्पिनोविच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मैक्स वर्दीमर है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके क्या हैं, कोहलर है, मैक्स वर्दीमर है, कोफ्का। तो ये दोस्तों आपके गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता है। ठीक है, इनके द्वारा इनसाइड थ्योरी दी गई थी, सूझ का सिद्धांत दोस्तों दिया गया था। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा टीचिंग मैगजिम नहीं है या टीचिंग फॉर्मूला नहीं है। ज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, या फिर सरल से जटिल की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, इसका उल्टा होता है दोस्तों पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि पहले क्या देखते हैं आप, पूरा भाग देखते हैं, फिर धीरे धीरे आप क्या करते हो उसके छोटे भागों में आपकी नज़र जाती है। तो पूर्ण से अंश, जैसे कोई बच्चा है अगर वो किसी हाथी को देखेगा तो पहले पूरा हाथी देखेगा, फिर धीरे धीरे उसकी नज़र उसकी सूंड पर जाएगी, उसके दांतों पर जाएगी, उसकी पूंछ पर जाएगी। तो पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग मैगजिम। अगला देखेंगे, बाल विकास के अनुसार बच्चों के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो बाल विकास के अनुसार बच्चों के विकास की जो हम सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो 7 दोस्तों अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो 7 स्टेजेस आर देयर। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देयर आर 7 स्टेजेस। अगर जैसे नॉर्मल की बात करें, वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जैसा हम बात करेंगे तो देयर आर 7 स्टेजेस। जैसे कौन कौन सी, अगर सिंपल से मैं बात करूँ, हम किस किस की बात पढ़ते हैं, जैसे कि गर्भावस्था हो गई। ठीक है, फिर आती है शैशवावस्था, जनरली मैं बात करूँ, ठीक है ना। इसके बाद फिर आती है बाल्यावस्था जो हम पढ़ते हैं जनरली। ठीक, इसके बाद आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आती है युवावस्था। ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था, एंड देन उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस कॉन्टेक्स्ट में 7 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे,
आपने बताना है कि कौन सा मिलाप सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नर, इसके बाद तरल ठोस का सिद्धांत यानी कि लिक्विड सॉलिड थ्योरी आरबी कैटल, या तरल बुद्धि का सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बिने, या त्रितंत्र ट्राइआर्किक थ्योरी, तो ये आपका स्टर्नबर्ग। सो वी ऑल नो दैट कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कॉग्निटिव थ्योरी बिने के द्वारा दी गई, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे के द्वारा है दोस्तों, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे, सो सी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, बाकी सब करेक्ट है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, हिरार्किकल थ्योरी सब। किसी वस्तु विचार से संबद्ध समस्या के समाधान के क्षेत्र में पुनः सृजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इन द फील्ड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नोन एज अ क्रिएटिविटी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रचनात्मकता दोस्तों इसको बोला जाता है, क्रिएटिविटी इसको बोलते हैं। अगला देखेंगे, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या का प्रयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किसकी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए, ए बी खोज त्रुटि, स्वकेंद्रण, या फिर तार्किक क्षमता। तो सेल्फ स्टैंडर्डनेस को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दोस्तों जो 3 माउंटेन प्रॉब्लम है, इट वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे। सो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वकेंद्रण इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा था? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी एबिंगहास के द्वारा दोस्तों बोला गया था, बी ऑप्शन इज राइट। तो लर्निंग कर्व डिस्प्ले ऑन द ग्राफ द अमाउंट, स्पीड एंड एक्सटेंट ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस थ्रू द प्रैक्टिसेस। तो ये इसका जो स्टेटमेंट है ये एबिंगहास के द्वारा दिया गया था। अगला देखेंगे, फ्राइड के अनुसार पर्सनालिटी के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन है? तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है? चेतन, अवचेतन, अचेतन, इदम, अहम, परम अहम, आनंद के सिद्धांत, या फिर रचनात्मक प्रतिक्रियाएं, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस रिएक्शन। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दोस्तों जो प्रतिपादक हैं वो आपके फ्रायड हैं, और इन्होंने दोस्तों ये बताया था कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर एलिमेंट है पर्सनैलिटी के वो इड, ईगो एंड सुपर ईगो है, इद, अहम और परम अहम। इसके बाद अगला देखेंगे, व्यक्तित्व विशेषता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? तो कैटल, आलपोर्ट, वॉटसन, या फिर आइजेक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कैटल के द्वारा दोस्तों बताया गया, ठीक है ना। सील गुण सिद्धांत जो कि आपके एक तो कैटल है, ठीक है, और आलपोर्ट, इनके द्वारा दोस्तों जो एक थी आपकी फैक्टर थ्योरी और एक थी आपकी दोस्तों जो आपकी ट्रेड थ्योरी। तो इनके द्वारा ट्रेड थ्योरी दोस्तों दी गई, सील गुण सिद्धांत दोस्तों दिए गए थे। तो व्यक्तित्व विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, तो ये आपका कैटल के द्वारा दोस्तों ये दिया गया था, ठीक है। तो कैटल और आलपोर्ट ये आपके 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि सील गुण व्यक्तित्व के सील गुण सिद्धांत से दोस्तों संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद अगला है कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? अब ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर बुद्धि लब्धि मापन की दोस्तों बात हो रही है, खाली अगर बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट है उसके जन्मदाता है स्टर्न 1912 में, लेकिन बुद्धि लब्धि का मापन ये दोस्तों टर्मेन के द्वारा किया गया था 1916 में। पहली बार जब आप बुद्धि मापन में IQ का मेजरमेंट किया गया। IQ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जितनी आपकी वास्तविक आयु है, ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये जो IQ का जो कॉन्सेप्ट है या बेसिकली ये फॉर्मूला है बुद्धि मापन में या बुद्धि लब्धि मापन में, तो ये टर्मेन के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया था। सो बी ऑप्शन विल बी राइट। ओके, सो बी ऑप्शन इसका हिसाब से करेक्ट होगा। ओके, बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त है? सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट चिल्ड्रन के लिए कौन सा सही तरीका रहेगा? ठीक है, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट संदर्शिक पथ स्थापित करना, बिना शर्त के स्वीकारता और प्रेम को संप्रेषित करना। ठीक है, तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि बालकों में सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो, सो गिविंग एडवाइस टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इज नॉट अ राइट वे। सो ओके, सो समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट इन द चिल्ड्रन। ओके, अगला देखेंगे अधिगम मापन के लिए क्या आवश्यक नहीं है।
अगर आप किसी का लर्निंग मेजरमेंट करना चाहते हैं तो क्या जरूरी नहीं है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता का ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। तो अगर आप अधिगम यानी कि किसने कितना सीखा है तो उसके लिए शिक्षण की युक्तियों का उससे कोई मतलब नहीं है। टू नो द टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना इसके लिए आवश्यक नहीं है। आप वैलिडिटी चेक करें, लाइबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन चेक करें, इसके अलावा कि कितनी स्किल्स एक्वायर्ड की गई बाय द स्टूडेंट्स वो आप ज्ञात करें तो उससे आप अधिगम मापन कर पाएंगे। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 22। किसने कहा कि मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्त की है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये लास्ट टाइम एलटी में भी दोस्तों आपका आया था ये स्टेटमेंट। इवैल्यूएशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द पीपल्स। सो दैट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर सी दांडेकर। सो दांडेकर के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया था, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे शिक्षकों का दृष्टिकोण बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी, मित्रवत, मानवीय या फिर अनुकरणीय। सो राइट ऑप्शन शुड बी, देखिए जो शिक्षकों का दृष्टिकोण है वो बालकों के प्रति इट शुड बी आइडियलिस्ट, आदर्शवादी होना चाहिए। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इसका आदर्शवादी। तो दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स द चाइल्ड, ठीक है। तो ओके, कई लोग इसका मित्रवत देंगे, मित्रवत नहीं होगा इसका आइडियलिस्ट दोस्तों होना चाहिए, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 24। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। अधिगम में जो हम असेसमेंट है वो क्यों आवश्यक है, ठीक है। ग्रेड व अंकों के लिए आवश्यक है, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या फिर हम टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ग्रेडिंग यानी कि पृथककरण कर पाए, श्रेणीकरण कर पाए बच्चों का, उसके उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए। तो बेसिकली हम क्यों देते हैं, ये बेसिकली हम प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए, ठीक है। सो असेसमेंट इज नेसेसरी इन लर्निंग फॉर मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। सो मोटिवेशन के लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है। विच फैक्टर इज नॉट डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। सो सामाजिक संचरण, संतुलिनीकरण, अनुभव या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन है सामाजिक संचरण यानी कि सोशल ट्रांसमिशन। ये आपका कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है अकॉर्डिंग टू पियाजे। संतुलिनीकरण, अनुभव इसके अंतर्गत आते हैं। सो ए ऑप्शन विल बी राइट। अगला देखेंगे विकास के विभिन्न पक्ष हैं। शारीरिक और गतिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। देखिए सभी आपके विकास के पक्ष हैं, सभी तरह से विकास होता है। वही फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट है, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखेंगे अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दोस्तों प्रतिपादित किया गया, यानी कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय वोल्फगैंग कोहलर, जीरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन या फिर एरिक एरिक्सन। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो कोहलर हैं इनके द्वारा दोस्तों अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है, यानी कि द मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द लिमिट्स ऑफ आइटम के विभिन्न स्तर, अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि, शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि, कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, या फिर आइटम का विशेष स्तर। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लर्नर जनरल इंटेलिजेंस, द नंबर ऑफ टास्क अ पर्सन कैन परफॉर्म इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो ये दोस्तों आपकी क्या है, बुद्धि के बहुकारक सीमा से संबंधित है कि शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या जो एक व्यक्ति सीमित समय में करता है। तो ये बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की लिमिटेशन से दोस्तों आपका संबंधित है। अगला देखेंगे सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, यानी कि जो क्रिएटिविटी है it is considered to be related as a concept of, it is related to convergent thinking, divergent thinking, fluid intelligence या फिर dynamic intelligence। so it is related to divergent thinking या फिर diverse thinking। creativity दोस्तों आपकी क्या हमेशा divergent thinking से related होती है। अभी हमने से पहले पढ़ा था जो convergent thinking है गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि को उससे रिलेट किया गया था, रचनात्मकता को divergent thinking से रिलेटेड किया गया। अगला देखेंगे किसी विद्यार्थी को खाली समय में हमेशा चित्रकारी करते यदि एक शिक्षक उस विद्यार्थी की चित्रकारी में रुचि का अनुमान लगाता है तो वह सुपर द्वारा वर्गीकृत किस तरह की
अभिरुचि होगी, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरेस्ट विल ही बी क्लासिफाइड बाय सुपर। तो ये मापित है, व्यक्त है, प्रकट है या फिर आविष्कारिक है। तो ये दोस्तों आपका किस में आएगा, प्रकट में आएगा, यानी मैनिफेस्ट में आ जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सुपर द्वारा दोस्तों जो क्लासिफिकेशन किया गया है इंटरेस्ट का, तो उसमें दोस्तों ये प्रकट या फिर आपका मैनिफेस्ट के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, हिंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत या फिर बंडूरा का निरीक्षणात्मक अधिगम से। सो ये दोस्तों आपका संबंधित है कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। हिंज दुविधा ये आपका कोहलबर्ग्स के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखेंगे, छात्रों में वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। तो छात्रों में वृद्धि और विकास के अज्ञात पक्षों का मूल्यांकन सतत, व्यापक, निगरानी, निरीक्षण। वैसे दोस्तों ये आपका सतत नहीं होना चाहिए, बेसिकली CCE होना चाहिए। तो इट शुड बी व्हाट इज कॉल्ड द इवैल्यूएट आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आ जाएगा दोस्तों ये। तो ए वाला ऑप्शन इसका हिसाब से करेक्ट होगा। ये आधा क्वेश्चन है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन बेसिकली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। समग्र दृष्टिकोण, एकाधिक मूल्यांकन उपकरणों का प्रयोग, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन या फिर निरंतर मूल्यांकन। तो देखिए, अगर आप कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो बेसिकली इसमें क्या आता है, बिल्कुल समग्र दृष्टिकोण आता है। आप इसमें मल्टीपल असेसमेंट टूल का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इसमें आपका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन नहीं आता, एनालिटिकल असेसमेंट इसमें अंदर नहीं आता है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। तो रॉबर्ट एम गेने के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों दिया गया था। तो यह चेन लर्निंग दोस्तों दी गई थी। मैं गार्डनर है वो। रॉबर्ट एन गेमे के अनुसार दोस्तों जो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, तो चेन लर्निंग में दोस्तों बेसिकली अंतर्दृष्टि अधिगम था, संकेत अधिगम, प्रत्येक अधिगम या फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो दोस्तों इनके द्वारा जो है वो इनसाइड लर्निंग नहीं दी गई। इनसाइड लर्निंग अभी हम पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट वादियों के द्वारा दोस्तों दिया गया। बेसिकली इसमें संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम ये दोस्तों आपका दिया गया था। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने के अनुसार ये आपका अधिगम के दोस्तों इनके द्वारा 8 प्रकार दिए गए थे। तो उसमें बेसिकली आपका क्या है कि जो अंतर्दृष्टि का अधिगम है वो नहीं आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, साथियों के दबाव में मूर्खतापूर्ण अनुगमन निम्नलिखित में से किस आवश्यकता से अभिप्रेरित होती है। यानी कि फुलिश फॉलोइंग ड्यू टू द पीयर प्रेशर ऑफ मोटिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स। दिस इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ये जो मैस्लो का दोस्तों जो आवश्यकता का सिद्धांत है उससे दोस्तों संबंधित है। सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन की आवश्यकता, आत्म संप्राप्ति, वास्तविकरण या फिर उपलब्धि। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इट इज सुरक्षा की आवश्यकता। ठीक है ना। तो साथियों के दबाव में कभी कभार क्या होता है, मूर्खतापूर्ण अनुगमन हो जाता है या जो भी मूर्खतापूर्ण कार्य होता है, ये बेसिकली ये सुरक्षा की आवश्यकता को शो करता है, नीड फॉर सिक्योरिटी। तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आवश्यकता में सुरक्षा की आवश्यकता को दोस्तों शो करेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया। थर्स्टन का जो समूह सिद्धांत है, ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, उसमें नहीं है प्रोपाउंडेड। तो मूल संबंधी, स्रोत संबंधी तत्व, आगमनात्मक तर्क तत्व, प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व या फिर विचारण की शब्द क्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व। ये आपके जो थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का जो समूह तत्व सिद्धांत है उसमें दोस्तों नहीं है। तो इसमें बाकी आपका इंडक्टिव रीजनिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ परसेप्शन या फिर वर्बल एबिलिटी टू थिंक, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे, बच्चे खेल प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों क्या सीखते हैं, वे डिसिप्लिन सीखते हैं। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, अनुशासन दोस्तों सीखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। आप उनको कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रू एनरिचमेंट प्रोग्राम।
प्रतिभाशाली बालकों के लिए यही प्रोग्राम दोस्तों आपके चलाए जाते हैं। अगला देखेंगे गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, यानी कि इफ़ देयर इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स, तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम डिस्प्रेक्सिया दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया दोस्तों उसको बोला जाता है। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया यानी कि गति कौशलों में अगर आपकी अधिगम निर्योग्यता है तो उसको दोस्तों हम डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। इसके अलावा डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कैल्कुलिया आपके दोस्तों कैलकुलेशन से संबंधित, यानी कि आपको गणित के कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, उससे दोस्तों संबंधित है। ठीक है, बाकी डिसलेक्सिया आप अक्षरों को नहीं समझ पाते, उससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है, यानी कि जो आपकी मोटिवेशन साइकिल उससे संबंधित नहीं है। आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग या फिर प्रोत्साहन। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, संवेग दोस्तों से संबंधित नहीं है। आवश्यकता है, आवश्यकता दोस्तों अंतर्नोद यानी कि ड्राइव को जन्म देती है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करते हैं, तनाव पैदा होता है, फिर आपको प्रोत्साहन मिलता है, तो फिर आपके जो आवश्यकता है, वो जो ड्राइव है वो ख़त्म होती है और आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ठीक है ना, बेसिकली इसी तरह से चीज़ें चलती हैं। तो मोटिवेशन साइकिल में आपकी पहले नीड आएगी, उसके बाद फिर ड्राइव आएगा, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका चलता है, लेकिन इसमें संवेग नहीं आता, इमोशंस नहीं आता है। ठीक है, अगला देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। तो माता पिता, अध्यापक, साथी समूह, भाई बहन। किशोरावस्था में अगर आपका सोशल डेवलपमेंट होना है तो इट द फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस इज़ द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ। तो किसके इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इंक्रीज होता है सामाजिक विकास, तो ये इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप है ये। ठीक है, तो किशोरावस्था में जो सामाजिक विकास है यानी कि सोशल डेवलपमेंट है, उसका पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है, आपके साथी समूह के द्वारा। एडोलेसेंस की दोस्तों बात हो रही है, तो सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ जो प्रभाव है वो साथी समूह आपके फ्रेंड्स ग्रुप है। ठीक है, अगला देखेंगे गिलफोर्ड द्वारा जो प्रतिपादित बौद्धिक रचना मॉडल है उसमें कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है, तो 150, 180, 100 या फिर 200। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 180। ठीक है, अभी फिलहाल दोस्तों बात करें तो इसमें जो आपका जो गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड के द्वारा दोस्तों जो सिद्धांत दिया गया है, तो इसमें दोस्तों आपके फिलहाल कितने हैं, 180 दोस्तों जो तत्व हैं दोस्तों वो सम्मिलित किए गए। मूल मॉडल की दोस्तों बात करें तो 120 थे, फिर 150 हुए, फिर अभी फिलहाल 180 है, तो 180 क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे अभिवृत्ति मापन की जो स्केलोग्राम विधि है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गटमैन, ए ऑप्शन इज राइट। तो अभिवृत्ति मापन यानी कि एटीट्यूड मेजरमेंट की जो स्केलोग्राम मेथड है इट वाज प्रोपाउंडेड बाय गटमैन। अगला देखेंगे एक खाने का विकास जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक भोजन खाता है और फिर स्वप्रेरित उल्टी व रेचक द्वारा शुद्धिकरण करता है, उसको क्या बोला जाता है, तो एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन बहुत ज़्यादा खाना खाता है और उसके बाद प्योरीफाई करता है खुद को बाय द वॉमिटिंग एंड लैक्सेटिव्स इज नोन एज अ एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुल्विया नर्वोसा दोस्तों उसको बुलाया जाता है। सो बुलिमिया, एनोरेक्सिया नहीं, बुलिमिया नर्वोसा करके दोस्तों इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, तो बुलिमिया नर्वोसा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे इनमें से कौन सा एक कला का प्रकार नहीं है, आचरण संबंधी कला, व्यवहार कला, उदार कला या फिर ललित कला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म नहीं है, आर्ट भी आपके उसमें है। तो दोस्तों ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रैक्टिकल आर्ट। ये दोस्तों आपका कोई आर्ट की फॉर्म नहीं है। व्यवहार कला, आचरण संबंधी कला, उदार कला, ललित कला, ये दोस्तों आपकी कला के क्या है, प्रकार हैं। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रण के आयाम में संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि रिगार्डिंग कंट्रोल, डायमेंशन ऑफ कंट्रोल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है। शैक्षिक गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षणिक सुधार में समाज के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए प्रशिक्षण विधि, प्रक्षेपण और निरीक्षण विधि का होना अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अनुकूल परिवेश के लिए बच्चों के माता पिता के अतिरिक्त रिश्तेदारों को भी शिक्षित होना चाहिए और बच्चों की सीखने की क्षमता पर उनके पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने बताना है कि कंट्रोलिंग का दोस्तों हम बात करें। ठीक है, तो कंट्रोलिंग के आयाम के संदर्भ में आपने बताना है कि क्या सही है।
तो कंट्रोलिंग के डायमेंशन की हम बात करें तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि बच्चों की सीखने की क्षमता पर उसके परिवार और सामाजिक वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायमेंशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की। सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक स्पेसिफिक गोल होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुआयामी होता है, या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट स्थायी होता है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट राइट। आत्म संप्रत्यय अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, इट इज नॉट करेक्ट। अगला देखेंगे, जब बालक सीधे हाथ से लिखता है और कौशल का अधिगम मंत्रण उसके उल्टे हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, तो सीधे हाथ का उल्टे हाथ में जो कौशल का हस्तांतरण है वो क्या कहलाता है? तो इसको हम सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, या फिर द्विपार्श्विक अधिगमांतरण बोलते हैं, या फिर बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको द्विपार्श्विक अधिगमांतरण दोस्तों बोला जाएगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि जब एक बालक दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वो क्या करता है कि उस अधिगम का ट्रांसफ़र करता है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करता है, सो दैट कि वो बाएं हाथ से भी लिख पाए। ठीक है, तो इसको हम द्विपार्श्विक या फिर बाइलेटरल ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड शामिल है? रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट दोस्तों जो कि व्यक्तित्व मापन का एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, या आपका एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इसमें आपके कितने कार्ड होते हैं? तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं दोस्तों, टोटल मिला के 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 5 काले व सफ़ेद और इसके अलावा 5 आपके बहुरंगी कार्ड होते हैं, मल्टी कलर्ड कार्ड्स होते हैं। टोटल मिला के आपके 10 कार्ड होते हैं। इसके बाद पहली बार भावात्मक बुद्धि किसके द्वारा परिभाषित की गई थी? तो गार्डनर स्टनबर्ग है, डेनियल गोलमैन है, डेना जोर है, पीटर सोलावे और जॉन मेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटर सोलावे और जॉन मेयर है। इनके द्वारा दोस्तों सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पहली बार प्रोड्यूस किया गया था। इसको डेवलप किया डेनियल गोलमैन ने, लेकिन पीटर सोलावे और जॉन मेयर ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद अगला देखेंगे, निष्पत्ति बराबर होता है योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। इसका समीकरण किसके द्वारा दिया गया? ये लास्ट टाइम दोस्तों एलटी में पूछा गया प्रश्न है। सो अचीवमेंट बराबर होता है एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। सो दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के द्वारा दोस्तों ये समीकरण दिया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की शक्तियाँ बाहर आती हैं। तो कौन सी शक्तियाँ आती हैं? अदृश्य, दृश्य, जन्मजात शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियाँ। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बच्चे की इनेट पावर्स बाहर आती हैं, वही शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर आती हैं। अगला देखेंगे, फ्रोबेल के अनुसार, जिसमें ये देखिए रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षक की सामाजिक भूमिका क्या होती है? एकता को बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ाना, एकता और समावेशिता को बढ़ाना, विभेद को बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा करेक्ट है। तो एकता और समावेशिता को बढ़ाना, प्रोमोटिंग यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है ना, समावेशिता का मतलब है कि यानी कि सभी का समावेशन हो, चाहे आपका सामान्य छात्र हो, या फिर आपका विकलांग छात्र हो, या फिर आपका कोई अन्य छात्र हो जो सामान्य से अलग है। ठीक है, सबकी समावेशिता को क्या करना है? बढ़ाना, और उनके बीच में प्रमोट करना है यूनिटी को। ठीक है, अगला देखेंगे, अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, अवधान यानी कि एकाग्रता संबंधी विकार हो, या फिर अभिप्रेरणा का अभाव हो। तो देखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के? तो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो सिम्टम्स है दोस्तों, वो सिंपली है कि अवधान संबंधी बाधा या विकार, यानी कि एकाग्रता अगर संबंधी कोई बाधा है या विकार है तो वो अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण है। भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना, ये अधिगम निर्योग्यता के लक्षण नहीं है। लेकिन जैसे अवधान संबंधी विकार है, एकाग्रता नहीं हो पा रही है, इस संबंधी कोई डिसऑर्डर है, अटेंशन डिसऑर्डर है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? अधिगम निर्योग्यता बोलेंगे। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो प्री ऑपरेशन चरण है वो किस आयु के बीच में होता है? पियाजे का जो कॉग्निटिव थ्योरी है, तो उसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ओकर बिटवीन विच एज? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15 साल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है दोस्तों वो होती है
2 से लेकर 7 साल। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इट ऑकर्स बिटवीन द एज ऑफ 2 से 7 ईयर्स। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सा केस स्टडी का एक प्रकार है? केस स्टडी का आपने टाइप बताना है, व्यक्ति का अध्ययन, समुदाय का अध्ययन, क और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केस स्टडी के दोनों तरीके से हो सकता है दोस्तों। जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति का अध्ययन कहलाता है। फिर जब आप किसी ग्रुप का या फिर किसी समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं तो कम्युनिटी स्टडी कहलाती है। तो दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, एक शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थी के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता और विविधता की अनदेखी करे। सब तीनों आपके देख सकते हैं कि आपके नेगेटिव स्टेटमेंट है। और संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, वह महत्व देती है। कम्युनिकेट दैट शी स्प्रेड्स द वैल्यू ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कौन सी ऐसी अवस्था होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालकों की टेंडेंसी होती है डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड टू ट्रैवल इंक्रीज अ लॉट। ठीक है ना, तो ट्रैवल करने की, नई चीज़ों को खोजने की, ये इसमें उत्तर बाल्यावस्था में ये प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद अगला देखेंगे, क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। जैसे अभी बताया गया, ये दोस्तों आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है क्रिएटिविटी। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों थॉर्नडाइक के आपके 3 मुख्य नियम है, 5 आपके गौण नियम है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले के 3 आपके मुख्य नियम है, परिणाम का नियम नहीं है दोस्तों मुख्य नियम। तो लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट राइट। सो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम के 3 मुख्य नियम है। जॉन गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से कौन सा त्रिआयामी रस संरचना को समझने का तरीका नहीं है? तो देखिए, सामग्री, संक्रियाएं, संकल्प या फिर उत्पाद। तो जो जॉन गिलफोर्ड है, सो अगर आपका जो उसका जो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर दोस्तों हमने बहुत अच्छे से आपको बताया भी था। तो जॉन गिलफोर्ड में क्या नहीं आता दोस्तों, इसमें आपका क्या नहीं आता दोस्तों, रिजोल्यूशन नहीं आता है। बाकी सामग्री है, संक्रियाएं हैं, उत्पाद है, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इनके जो डायमेंशन है 3 आयामी संरचना को समझने के लिए, ये आपका सामग्री, संक्रिया, उत्पाद, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी संकल्प इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है, यानी कि कंडीशनिंग की बात हो रही है। तो अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो देखिए, पुनर्बलन क्या है दोस्तों, जो कंडीशनिंग है या बेसिकली जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इसके बीच का जो संबंध है, इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। जबकि अगर आप दंड देंगे तो वो संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। ठीक, तो ये अधिगम का नियम कौन सा है? ये संशोधित प्रभाव का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, साहचर्य स्थानांतरण का नियम है, या फिर प्रभाव का नियम है? लॉ ऑफ मॉडिफाइड इफेक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, या फिर लॉ ऑफ एसोसिएटिव ट्रांसफर, या फिर लॉ ऑफ इफेक्ट? सो इसका राइट ऑप्शन है दिस इज नोन एज अ संशोधित प्रभाव का नियम। संशोधित प्रभाव का नियम है दोस्तों, ये सिंपली ये बोल रहा है कि जो रेनफोर्समेंट है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इसके बीच के जो संबंध है, उसके बीच की जो संबंध की जो शक्ति है उसको बढ़ाता है। जबकि अगर आप किसी को पनिशमेंट देंगे तो उससे संबंध की शक्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसको संशोधित प्रभाव का नियम बोला गया है। अगला देखेंगे 64, पहली बार भावात्मक बुद्धि किसके द्वारा परिभाषित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीटर सलावे और जॉन मेयर के द्वारा, इसमें अभी हमने डिस्कस किया। अगला देखेंगे भावात्मक बुद्धि, ठीक है, या फिर आप इसको बेसिकली जो लास्ट वाला जो था इमोशनल इंटेलिजेंस की हम दोस्तों बात करें। ठीक है, अगला देखेंगे व्यक्तित्व मापन में रोशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप से किया जाता है? सो वी नो दैट कि जो अभी हमने पढ़ा था जो हरमन रोशा का जो इंक ब्लॉट टेस्ट था दोस्तों, ये क्या है, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इट इज़ यूज एज अ प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पर्सनैलिटी मेजरमेंट की एक प्रोजेक्टिव टेक्नोलॉजी है, प्रक्षेपण परीक्षण है ये। कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसमें दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार यानी निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है, वह है। ये कौन सा स्तर है?
गैर परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या फिर पश्च परंपरागत। तो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, दैट लेवल ऑफ अ पर्सन वैल्यू, ट्रस्ट, केयर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स अदर इज बेस्ड ऑन हिज मोरल डिसीजन, यानी कि उसके अपने मोरल डिसीजन पर बेस्ड होता है, ना कि किसी डर से। तो ये कौन सा लेवल होता है दोस्तों? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट कन्वेंशन लेवल। ठीक है, यानी कि पश्चिम परंपरागत। ठीक है, तो पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंतर्गत दोस्तों ये आपका आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का घटक नहीं है? विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लर्निंग? अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय या फिर कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर। सो विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ लर्निंग? लर्निंग का कंपोनेंट कौन सा नहीं है दोस्तों? स्कूल नहीं है। ठीक है, बाकी अध्यापक, विद्यार्थी, विषय वस्तु या फिर पाठ्यक्रम। ठीक है, तो वही हो गया जैसे कल का एक क्वेश्चन बना था, तो अध्यापक, विद्यार्थी और कंटेंट या फिर आप पाठ्यक्रम कह सकते हैं, ये आपके अधिगम के घटक हैं। विद्यालय नहीं माना गया है। अगला देखेंगे, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वो क्या है? वो चिंता ना होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? सामान्य चिंता की दोस्तों हम बात करते हैं। इसी के बारे में मैं आपको बार बार मोटिवेट भी करता रहता हूँ कि आपको चिंता तो रखनी चाहिए। बेसिकली आपको अगर सीखने के लिए कोई चीज़ अगर तैयार करिए तो सामान्य चिंता का स्तर है, यानी कि नॉर्मल एंजाइटी है। एक्सेस एंजाइटी लेके आपको कभी भी सीखने के लिए आप तैयार नहीं हो सकते। सामान्य से चिंता होना आवश्यक है और चिंता होनी भी जरूरी चाहिए। अगर आपको चिंता ही नहीं है अपने आने वाले एग्ज़ाम की, तो फिर आपको वो जो बल है, वो आंतरिक बल है, वो नहीं मिल पाएगा और आप पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको चिंता ही नहीं रहेगी तो फिर आप उसको फिर जो भी चीज़ें आपके सामने आएगी आप उसको कैजुअली लेंगे। आप सोचेंगे क्या हो गया, एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, छोड़ो, कौन दे रहा है, मतलब, या फिर आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा उस एग्ज़ाम के प्रति ना। आप उसको एक सामान्य से एग्ज़ाम की तरह उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको उस एग्ज़ाम की चिंता है, सामान्य चिंता है, तो वो आपको सीखने के लिए तैयार करता है। तो नॉर्मल एंजाइटी होना आवश्यक है। तो अभी आपको चिंता हो रही होगी आपके एग्ज़ाम की, अगर सामान्य है, सामान्य स्तर पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको और मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? ये किशोरावस्था से है, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या फिर शैशवावस्था से? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था से दोस्तों संबंधित है, प्री एडोलेसेंस अवस्था से संबंधित है, जिसमें कि आप अपनी शेडो ऑफ पेरेंट्स से निकल के, पेरेंट्स की शेडो से निकल के आप अपने फेलो चिल्ड्रन की कंपनी को पसंद करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूर्व किशोरावस्था से संबंधित कर सकते हैं। तो माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये आपका पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला देखेंगे, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया या कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, पियाजे, स्किनर, कोहलबर्ग। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर दोस्तों याद रखेंगे, जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर, तो ये स्टेटमेंट स्किनर के द्वारा दिया गया, इसको याद रखेंगे। अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करानी चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आपके जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आपको पता है कि देयर इज अ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द लर्न अमंग द लर्नर्स, ओके, सो इसका मतलब है कि आपको डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस करने चाहिए। मस्ट प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अधिगम की समान गति पर आप बल कैसे दे सकते हैं जब आपको पता है कि हर बच्चा आपका डिफरेंट है? तो अधिगम की समान गति अलग अलग बच्चों के लिए सही नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी कठोर अनुशासन लागू करके कभी भी आप बच्चों की इंडिविजुअलिटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा के भी उनको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता तो क्या कहलाता है? जब आपको पहली कोई सीखी गई चीज़ है वो नई चीज़ को सीखने में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है तो क्या कहलाती है? वो सकारात्मक स्थानांतरण है, शून्य स्थानांतरण है, नकारात्मक है या फिर समस्या समाधान अधिगम है? सो इट इज़ नोन एज अ जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, क्योंकि जब आपने जो पूर्व में सीखा है उसका आपको कोई भी प्रयोग नहीं मिल पा रहा है। जब पहले का सीखा वो आपको मदद कर रहा है आगे, तो उसको हम सकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे या फिर पॉजिटिव लर्निंग बोलेंगे।
अब पूर्व में कोई सीखी हुई चीज है जो कि आपको आगे सीखने में बाधा डाल रही है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण बोलेंगे, है ना। कई बार क्या होता है, कोई चीज हम गलत सीख जाते हैं, फिर बार बार अगर हम कोई चीज नई सीखने की प्रयास करते हैं तो हम वही बार बार गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने पहले से वो चीज सीखी होती है। तो फिर उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं, ठीक। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बेसिकली आपने जो पहले सीखा उसका आपको आगे नए सीखने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसको हम जीरो ट्रांसफर बोलेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, होलिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग, इट इज नॉट रिलेटेड टू हॉल, ठीक है। या बेसिकली अगर आप कहें तो क्लार्क हल। क्लार्क हल क्या है दोस्तों, ये आपका ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है, या फिर आप इसको प्रबलन का सिद्धांत बोल सकते हैं, प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है, ये इससे संबंधित हैं, ठीक है। अच्छा, प्रबलन की जगह पे अगर पुनर्बलन आएगा तो पुनर्बलन का सिद्धांत किससे है दोस्तों, ये बीएफ स्किनर से है, ठीक है ना, पुनर्बलन का सिद्धांत जिसको हम रेइंफोर्समेंट थ्योरी बोलेंगे। लेकिन प्रबलन का सिद्धांत आएगा या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आएगा तो वो हॉल से संबंधित होगा, हल से, क्लार्क हल से। तो बाकी सब सही है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी बाय थॉर्नडाइक, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय बीएफ स्किनर एंड क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट इज पावलोव। ओके, अगला देखेंगे, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। बहुत अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न है, तो विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रोथ। तो रिगार्डिंग ग्रोथ, दैट ड्यू टू ग्रोथ देयर इज अ चेंज इन वर्किंग कैपेसिटी, यानी कि वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, तो ये आपको वृद्धि के संबंध में आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। तो सामान्यतः वृद्धि क्या करती है, हमेशा विकास में योगदान देती है, ओके, क्योंकि जहाँ पर आपकी वृद्धि होगी तो वहाँ पर विकास भी होगा, तो विकास और वृद्धि साथ साथ होने वाली प्रक्रिया है, तो वृद्धि हमेशा विकास में योगदान देती है, बट हमेशा नहीं, वो तो होना ही होना है, क्योंकि वृद्धि एक समय पर आके रुक जाती है लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, और वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। बेसिकली क्या है, जैसे हमने पहले बोला कि विकास हमेशा चलता रहता है, तो बेसिकली जो वृद्धि है वो परिपक्वता के बाद रुक जाती है, तो वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये आपका उस तरह से करेक्ट नहीं। अगला देखेंगे दोस्तों कि आपने क्या करना, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद, फिर नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो नीचे से स्टार्ट करिए, देखिए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, तो ये दोस्तों आपका किसके द्वारा दिया गया है, ये फ्राइड के द्वारा दिया गया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों आपका पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों एक कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास का सिद्धांत है ये आपका वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। तो ए के संग दूसरा एसोसिएटेड है, बी के संग पहला एसोसिएटेड है, ए के संग दूसरा होगा, बी के संग पहला होगा, बी के संग पहला होगा, और फिर सी के संग चौथा होगा, और डी के संग आपका तीसरा होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज राइट। अगला देखेंगे, संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से, यानी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट किस कंपोनेंट से संबंधित है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट दोस्तों किससे संबंधित है, दिस इज रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस, यानी कि सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो संप्रत्यय का जो निर्माण है वो शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत में सतत और व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष दोस्तों लाया गया, 2007, 8, 9 या फिर 10। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आरटी के क्रम में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका 2009 में आया था, तो उसी के क्रम में दो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2009, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के सीखने के लिए आपका जो मॉडलिंग है या प्रतिरूपण है एक मुख्य तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल इज करेक्ट, यानी कि मॉडलिंग इज द की वे ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जो मॉडलिंग है या बेसिकली आप जो प्रतिमान कहते हैं, तो इट इज़ अ की वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, किसी पेशे या कला कौशल को क्रियात्मक रूप से दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? प्रशिक्षण, कौशलात्मक ज्ञान, क और ख दोनों, या फिर अभिप्रेरण। तो एजुकेशन गिवन इन प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ एनी प्रोफेशन और स्किल इज कॉल्ड ट्रेनिंग, टेक्निकल नॉलेज, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर मोटिवेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों इसका करेक्ट है, ट्रेनिंग, यानी कि एजुकेशन गिवन इन अ प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर एनी प्रोफेशन और स्किल। ठीक है, तो अगर जैसे कोई प्रोफेशन है या फिर आपका कोई स्किल है, उसकी एजुकेशन अगर आपको प्रैक्टिकली तौर पे दी जा रही है तो उसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो किसी पेशे या फिर कला कौशल की अगर आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में या फिर क्रियात्मक रूप में कोई शिक्षा दी जा रही है तो बेसिकली उसको प्रशिक्षण बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ट्रेनिंग इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, अनुकूल शिक्षण के निर्माण में कक्षा में किस प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है? यानी कि व्हाट काइंड ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग। एक प्रेरित कक्षा वातावरण, कक्षा उत्तेजना, लाभ, सक्रियता, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग है, इसमें किस तरह का क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है? तो सभी टाइप का होता है। एक मोटिवेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, क्लासरूम स्टिमुलेशन बेनिफिट होते हैं, और एक्टिविटीज देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लिंकफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत की विमाओं और उसके तत्वों का सही मिलान नहीं है? ठीक है, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले तो करेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ये गिलफोर्ड होगा ये। ठीक है, गिलफोर्ड के द्वारा जो प्रतिपादित जो ट्राइआर्किक जो त्रिआयामी सिद्धांत है, तो 3 डायमेंशन का जो आपका सिद्धांत है, 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो उसमें से आपको कौन सा नहीं करेक्ट है? ठीक है, तो संक्रिया उत्पाद, संक्रिया विषय वस्तु, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्पाद अर्थगत इससे संबंधित नहीं है, सक्रिया मूल्यांकन से, संक्रिया संज्ञान से, विषय वस्तु आपकी प्रतीक से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्पाद आपका अर्थगत से संबंधित नहीं है, तो उससे आपके तत्वों से मिलान नहीं हो रहा है, तो उत्पाद अर्थगत यानी कि सेमेंटिक नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता, अभी हमने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया दोस्तों बोलते हैं, तो इसको छोड़िए। अगला देखेंगे, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो कौन सा विकास है जो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास? तो सबसे कम प्रभावित होता है शारीरिक विकास। ठीक, तो विद्यालय और शिक्षक के द्वारा सबसे कम प्रभावित होने वाला विकास होता है वो होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर को होता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकास विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट सामान्य विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर को होता है। ठीक है, डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो विकास एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, इट ऑलवेज फॉलो सिस्टमैटिक सीरीज। ओके, और इसके अलावा इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। ओके, अगला देखेंगे, इंट्रैक्शन किसका, जब हम बात करें मतलब इंट्रैक्शन किसका दोस्तों? आपका जो वातावरण है और अनुवांशिकता। ठीक है,
अगला देखेंगे भाटिया बैटरी में प्रयोग में निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग क्यों करते हैं? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के, अभिवृद्धि के। तो भाटिया बैटरी टेस्ट किस लिए यूज होता है? बुद्धि को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस का यूज। लास्ट टाइम में दोस्तों आपका भाटिया परीक्षण पूछा गया था। भाटिया परीक्षण में कितने उप परीक्षण है? 5 उप परीक्षण है, ये पूछा गया था। हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अभी दोस्तों ने इसका डिस्कस किया था। इट इज रिलेटेड टू कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला देखेंगे गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया? तो अभी हमने डिस्कस किया कि दोस्तों आपके कितने हैं? 180 हैं। अगला देखेंगे जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यवहारिक शैली, सतही शैली, आवेगी शैली या फिर गहन शैली है? तो अगर कोई विषय वस्तु का अगर अर्थ निकालना है तो वो क्या आएगी? ऑफकोर्स गहन शैली के अंतर्गत आएगा, तो इंटेंस स्टाइल उसको बोलेंगे। व्यवहारिक शैली प्रैक्टिकल, सुपरफिशियल, इंपल्सिव स्टाइल नहीं होगी, वो आपकी गहन शैली होगी, इंटेंस स्टाइल होगी। ठीक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? सामयिक प्रत्यक्षीकरण, सामयिक व्यतिकरण, सामयिक समझ या फिर भावनात्मक असंतुलन। तो सामयिकात्मक बुद्धि में भावनात्मक असंतुलन नहीं होगा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी, इमोशनल परसेप्शन, इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला देखेंगे ड्रेकाली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? मानसिक विकार, मंदबुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी, क्रिएटिव स्टूडेंट या फिर गिफ्टेड चाइल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रेकाली मेथड। इट इज रिलेटेड टू मेंटल डिसऑर्डर एंड रिटार्डेड स्टूडेंट्स। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज राइट। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये वही है दोस्तों। क्या है इसका अर्थ? इसको बोलेंगे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, तो प्रेरणा प्रबलन हास का सिद्धांत। ठीक, तो ये इससे कौन संबंधित है? हल, मैस्लो, फ्राइड, केप्सन। अभी हमने दोस्तों बताया था कौन संबंधित है? हल। ठीक है, तो प्रेरणा प्रबलन हास या बेसिकली आप उसको मोटिवेशन रेफोर्समेंट डिप्लेशन थ्योरी इंग्लिश में बोल लेंगे। सो इज द क्रिएटर ऑफ प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हल। तो क्लार्क हल इसके सिद्धांत के जन्मदाता है। ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा कॉम्बस के अनुसार व्यक्तिगत गुण नहीं है? सहानुभूति, समर्पण, अनुरूपता, सकारात्मक सम्मान। तो कौन सा एक व्यक्तिगत यानी कि कोई कौन सा पर्सनल क्वालिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉम्स? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेडिकेशन, समर्पण। ये आपका कोई ये पर्सनल गुण नहीं है, व्यक्तिगत गुण नहीं है। बाकी सहानुभूति की बात करें, अनुरूपता की बात करें, सकारात्मक सम्मान, ये आपका व्यक्तिगत गुणों के अंतर्गत आता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष या फिर 11 से 15। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु, तो हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इनमें से आपका कौन सा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है? प्रबलन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या फिर मनोरंजन का सिद्धांत। विच इज नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये आपका दोस्तों क्या है? ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है। अगला देखेंगे अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम वक्र दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के दोस्तों अधिगम वक्र होते हैं। ठीक है। लर्निंग कर्व, तो पहला कौन सा होता है दोस्तों? नतोदर वक्र। ठीक है। अगला क्या होता है? उन्नतोदर वक्र। ओके। और अगला क्या होता है? मिश्रित वक्र। ठीक है। मिश्रित वक्र आपका एक्स टाइप का होता है। ठीक, मिश्रण, या बेसिकली इसको कह सकते हैं जो ऊपर के 2 वर्ग है इनका क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। नतोदर वर्ग में क्या होता है? पहले धीमा होता है, फिर बाद में क्या होता है? धीरे धीरे इसमें पहले धीमा होता है, फिर उसके बाद तेजी होती है। स्टार्टिंग में उन्नतो वर्ग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में तेजी होती है, फिर धीरे धीरे समय के संग क्या होता है? धीमा होता चला जाता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? उन्नतोदर वर्ग बोलते हैं। बाकी फिर क्या होता है? मिश्रित वर्ग होता है जो कि आपका मिक्स टाइप का होता है। ठीक है। एबिंगहास थे, इनके द्वारा दोस्तों पहली बार ये आपका ये अधिगम वक्र को पहली बार परिभाषित किया गया था। ठीक है। अगला देखेंगे गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? फिर रॉबर्ट गेने के अनुसार, तो गेने के जो अपने टाइप्स ऑफ हमने लर्निंग बताई थी, तो जैसे इसमें उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय, समस्या समाधान या फिर अन्वेषण। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण नहीं आता है अधिगम कोई भी।
बाकी उद्दीपन, अनुक्रिया, संप्रत्यय और समस्या समाधान अधिगम आता है। ठीक है, अगला देखेंगे अनुदैर्ध्य उपागम, जिसमें बालकों का पर्यवेक्षण किया जाता है, वे होते हैं नए, विभिन्न, निश्चित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द चिल्ड्रन हु इज ऑब्जर्व इन अ लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच आर न्यू, वेरियस या फिर फिक्स्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज फिक्स्ड। ओके, अनुदैर्ध्य उपागम में दोस्तों आपके क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसे आपका अगर हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच की दोस्तों जब बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच में क्या होता है कि दोस्तों आपका एक एक ग्रुप होता है फिक्स, ठीक है, चाइल्ड का, उसी पर बार बार क्या होता है, अध्ययन किया जाता है अलग अलग समय सीमा पर। ठीक है, जैसे 2 माह, 3 माह, 4 माह, समय सीमा इसमें अलग हो सकती है, लेकिन आपके जो ग्रुप ऑफ चाइल्ड हैं वो आपके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप नहीं बनाए जाते हैं, एक सिंपल आपका क्या होता है कि फिक्स होते हैं। ठीक, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, यानी कि बेसिकली जिसमें समय के संग समान विषयों के संग संग जो आपका जो समान चर है या फिर समान जो वेरिएबल है उसको बार बार हम क्या करते हैं, दोहराया जाता है या फिर उसको बार बार रिवाइज किया जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, अनुदैर्ध्य अध्ययन या अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच अध्ययन उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने का, सजा मिलने का डर था। तो कोहल व के किस स्तर को बताता है। तो बेसिकली आपको डर है पकड़ने जाने का, तो ये किसको दिखाता है, पूर्व परंपरागत स्तर को, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल को बताता है। अगला देखेंगे सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। तो हमें पता है ये अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जाता है। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक, भावात्मक या फिर भावात्मक एवं मनोगतिक अनुक्षेत्र। तो अगर कोई छात्र है वो हिंदी की कविता की क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन को प्रोड्यूस करता है, प्रेजेंट कर पाता है, तो वो किस में आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आएगा। ठीक, सो ये आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 100 प्रश्न। आई होप कि दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि समय बहुत कम है, और लाइक भी कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।